Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will explore the topic ethanol blending in India. देखिए क्या होता है इथेनॉल, क्या होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो हम इस वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर हम बात करें, इथेनॉल क्या है? एक तरीके का बायोफ्यूल है। क्या है? बायोफ्यूल। इट मीन्स कि ये किसी ऐसे सोर्स से बन रहा है जो कि पोल्यूशन नहीं करता है। देखिए अभी जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये जो ऑयल्स हो गए अलग अलग, तो ये क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस स्प्रेड करते हैं। इसकी वजह से अलग अलग तरीके की जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन करते हैं, उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, मतलब इंडिया ने टारगेट लिया है कि उसे क्या करना है? इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, और कर भी दिया है। मतलब इंडिया हैज डिसाइडेड टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय द ईयर 2025। देखो पहले इसे 2030 तक के लिए सेट किया गया था कि हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। मतलब जो भी फ्यूल मिलता है उसमें 20% इथेनॉल को मिक्स करना है। कब तक? 2030 तक। बट उसको चेंज करके बना दिया था कि हमें 2025 तक ही करना है, और जो कि अभी अचीव कर भी लिया है। मतलब अभी 2025 में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग आ गई है। तो पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग को समझ लेते हैं। इथेनॉल अ काइंड ऑफ रिन्यूएबल बायोफ्यूल है, जो कि काई से बनता है? किसी तरीके की फूड क्रॉप्स हो गई, जैसे शुगर केन हो गया, मेज हो गया, उसके बाद अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वीट का हस्क हो गया, स्ट्रो हो गई, इन चीज़ों से मिलके बनता है। एंड ब्लेंडिंग इज अ मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल। मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल इज अ ब्लेंडिंग। देखो इसमें कई सारे अलग अलग ब्लेंड्स होते हैं, लाइक E5। E5 मीन्स 5% इथेनॉल इन पेट्रोल। मतलब 5% उसमें जो ओवरऑल 100% होता है उसमें 5% किसकी क्वांटिटी रहेगी? इथेनॉल की, तो उसको E5 कह देते। वैसे 10% रहेगा, इट मीन्स E10। 20% रहेगा तो E20। तो इंडिया हैज डिसाइडेड टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। कितना डिसाइड किया है? 20%। अब देखिए वाई इथेनॉल ब्लेंडिंग, क्यों चाहिए हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग? क्या होगा इससे? तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इथेनॉल ब्लेंडिंग की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है, हमें पता है फॉसिल फ्यूल क्या करता है? हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है। फॉसिल फ्यूल मतलब एक तो पोल्यूशन करता है, पहली बात तो एक तो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है, अगर नॉन रिन्यूएबल है तो एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है अर्थ पे, तो उससे हमें क्या होगा कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम पे एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो नॉन रिन्यूएबल है, तो इसका हमें कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, ये क्या करते हैं? पोल्यूशन करते। क्या करते? पोल्यूशन करते, एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज करते। उसकी वजह से कई सारी डिजीज़ होती है, हार्ट रिलेटेड, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, कई सारी डिसीजेस होती है। उसके बाद ये ग्रीन हाउस गैसेस में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर वार्म होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ क्लाइमेट चेंज पे इम्पेक्ट कर रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है कहीं पे भी है। तो इसका एक कारण है क्या? व्हीकल्स जिसमें हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि क्या कर ले? हम इथेनॉल का यूज़ कर ले, क्योंकि वो क्या एक रिन्यूएबल सोर्स है। उसके बाद दूसरा, इंडिया जो है मिलियंस ऑफ बैरल जो है क्रूड ऑयल क्या करता है? इंपोर्ट करता है। मतलब मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करता है दूसरे नेशन से। तो हमारी डिपेंडेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिपेंडेंस कम हो जाएगी दूसरे नेशन पे। अभी हम दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे कुछ भी होता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है। तो हम क्या है, अभी दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी अगर हम हमारे यहाँ ही ये चीज़ें प्रोडक्शन कर लेंगे। वैसे भी इंडिया क्या है कि एग्रीकल्चर नेशन है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। तो अगर हम हमारे यहाँ ही ऐसा फ्यूल बना ले कि वो हम एग्रीकल्चर के थ्रू क्या कर ले? फ्यूल में यूज़ कर ले, मतलब एग्रीकल्चर से बना हुआ फ्यूल यूज़ कर ले, मतलब इथेनॉल अगर हम यूज़ कर ले, तो उससे क्या होगा? हमारे यहाँ के फार्मर का बेनिफिट होगा। मेक इन इंडिया एक तरीके से प्रमोट होगा कि हम इंडिया में ही चीज़ें बना रहे, और रिन्यूएबल सोर्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो कई सारे फायदे, डिपेंडेंस कम हो जाएगी। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बढ़ेगा, और फार्मर्स को सपोर्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो फार्मर्स अभी जो है नॉर्मल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो मोस्टली वो शुगर केन, देखो कौन कौन सी क्रॉप से होता है ये देख लेते हैं। जैसे हो गया शुगर केन, राइस हो गया, वीट का हस्क, स्ट्रो जो होता है वीट हो गया, उसके बाद मेज़ हो गया जो कॉर्न होता है, मेज़ हो गया, बीट रूट हो गया। ऐसे कई सारे फूड क्रॉप्स है जिनसे क्या करते हैं? इथेनॉल बनाते हैं।
कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। कौन सी प्रोसेस होती है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से क्या करते हैं, इन क्रॉप से इथेनॉल बनाया जाता है और उसी इथेनॉल को हम पेट्रोल में यूज करके इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो ये इतने सारे फायदे को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है 1970s से आता है, मतलब हमारे यहाँ रिसर्च स्टार्ट हो जाती है 1970s के टाइम से कि हमें क्या करना है, मतलब ये जो फ्यूल है इसको हमें चेंज करना है, मतलब ऐसा कुछ फ्यूल बनाना है जो कि बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स है, मतलब जो फूड क्रॉप से है, जो क्रॉप से इनसे हो सके। तो रिसर्च स्टार्ट हुई थी 2003 में, फाइनल पायलट प्रोजेक्ट बना देते हम इथेनॉल ब्लेंडिंग का। फिर 2013 तक ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। देन 2018 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट प्रमोट कर देती है कि हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। मतलब 2018 से हमारा टारगेट बन गया था कि बाय द ईयर 2030 वी हैव टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। क्या करना है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है बाय द 2030। बट 2022 में इसमें अमेंडमेंट होता है और फिर हम सेट करते थे कि 2025 तक ही करना है, 2030 तो बहुत लेट हो जाएगा, तो 2025 का हम सेट करते और हमने अचीव भी कर लिया है। अगर हम इंडिया का रोल देखें तो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया 20% बाय द 2025 तक, ये अमेंडमेंट वाला है। गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है, मतलब जो फार्मर्स हो गए इन लोगों को क्या करवाती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट ग्रो करो जिससे हम इथेनॉल बना सके। शुगर मिल्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, फार्मर के साथ कोलैबोरेशन किया गवर्नमेंट ने, काहे के लिए, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस, देखो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो क्या है इसके चैलेंजेस। देखिए सबसे पहला जो है फार्मर्स जो है, अगर हम इथेनॉल की बात करेंगे, हमने कहा फार्मर को इंसेंटिव प्रोवाइड करवा रहे, फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं जो कि इथेनॉल बनाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे फूड और फ्यूल का क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फूड वर्सेस फ्यूल वाली कंट्रोवर्सी आ जाएगी कि फार्मर वही प्रोडक्शन करेंगे जो कि फ्यूल के लिए हेल्पफुल रहेगा। फार्मर क्या प्रोड्यूस करेंगे जो कि फ्यूल के लिए हेल्पफुल रहेगा, फूड क्रॉप्स, मतलब या तो मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी। देखिए फार्मर को चाहिए इवेंचुअली प्रॉफिट, कि मेरा प्रॉफिट हो, अगर उससे इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है एज कम्पेयर टू दैट क्रॉप्स, तो उस क्रॉप की जगह वो शुगर केन, राइस, कॉर्न ऐसी क्रॉप्स ग्रो करेगा। और बार बार अगर एक ही क्रॉप ग्रो करेगा तो मोनोक्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके फील्ड में मोनोक्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। एक ही क्रॉप अगर बार बार बोएगा तो यहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मार्केट में जो पहले फूड क्रॉप्स मतलब जो रहता था मार्केट में, वो क्या हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि उसने रिप्लेसमेंट कर दिया इन क्रॉप से जो कि इथेनॉल बनाने में हेल्पफुल है। तो ये एक उसका चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है, देखिए ये हमने प्रोग्राम लॉन्च किया 2018 में, उसके बाद 2022 में इसका वो होता है अमेंडमेंट आता है कि हमें 2025 तक अचीव करना है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो 2022 तक जो गाड़ियाँ बन चुकी थी उनमें जो इंजन था वो तो सिर्फ पेट्रोल से चलने वाला था, मतलब नॉर्मल पेट्रोल डीजल से चलने वाला इंजन था। उस इंजन में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था कि इस पेट्रोल में अगर आप इथेनॉल भी मिक्स कर लोगे तो भी चल जाएगा ये। मानो 2023 के बाद तो चलो ऐसी कार आ गई, ऐसी गाड़ी आ गई जो कि इथेनॉल को एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ मतलब उससे भी चल जाएगी। बट उसके पहले जो गाड़ियाँ बन गई उनका क्या, अगर उनमें अगर यूज़ करते और इंजन फेलियर हो जाता है आने वाले टाइम पे तो उसका कोई रिस्क ही नहीं है, मतलब एक तरीके से वो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, चैलेंज बन जाएगा। इवन जो कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, या जो इंश्योरेंस कंपनी से, उनसे भी जब पूछा गया कि मतलब क्या, जैसे जो गाड़ी अगर इंजन फेलियर हो जाता है तो इंश्योरेंस मिलेगा उसका, तो उन्होंने कहा कि जो रिकमेंडेड फ्यूल है अगर वो यूज़ आप नहीं करते हो, मतलब जो रिकमेंड, जैसे अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो आप पेट्रोल ही यूज़ करो, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा अगर आपकी गाड़ी का इंजन फेलियर हो जाता है, आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो उस पर कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि अगर मतलब जो 2023 के बाद गाड़ियाँ बनी, चलो वो तो इथेनॉल के लिए सूट करेगी कि हाँ उसमें इंजन में यूज़ हो सकता है इथेनॉल, लेकिन जो पहले बन गए उनका क्या। और अगर गवर्नमेंट कंपल्शन कर देती है कि हर जगह आपको पेट्रोल वही यूज़ करना है जो कि इथेनॉल ब्लेंडेड है, तो फिर वो गाड़ियों का तो इंजन खराब हो जाएगा और नहीं उनका कोई क्लेम मिलेगा, उनको ना कोई पैसा मिलेगा। तो ये उसका क्या बन जाता है, एक चैलेंज बन जाता है। उसके बाद अगला चैलेंज, इनसफिशिएंट इथेनॉल सप्लाई फ्रॉम शुगर केन एंड अदर फीड स्टॉक्स। इनसफिशिएंट मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। उसके बाद उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, हाई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, अभी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लेंडिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फूड प्राइसेस पे, क्रॉप्स पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो यहाँ से अगर फार्मर शिफ्ट कर देंगे उन क्रॉप्स पे, शुगर केन वगैरह पे, तो फूड क्रॉप्स जो थी पहले उनकी कमी आ जाएगी। और मार्केट में अगर किसी चीज़ की कमी आती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डिमांड तो वही है, सप्लाई कम हो गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट आ जाएगी। इंजन के इशू, कि इंजन जो है पुराने व्हीकल का वो इतना सुटेबल नहीं है कि इस चीज़ को वो क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को भी वो मतलब उसमें चला सके। तो ये उसका चैलेंज है। देखिए वहीं अगर हम ग्लोबल यूज़ की बात करें तो जैसे ब्राज़ील है, यहाँ पे 25 to 27% यूज़ किया जाता है। यूएसए E10 मैंडेटरी है वहाँ पे, और कुछ व्हीकल में 85% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी यूज़ करते हैं। यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे भी 5 से 10% कॉमन है। देखिए यहाँ के जो नेशन है ये जो यूज़ कर रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ वाले नेशन भी तो यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। इनके यहाँ कंट्री में क्या है, ऑप्शन है कि आप इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट इन्होंने क्या करा है, डायरेक्ट इसको इंसेंटिवाइज करने की जगह इसको डी इंसेंटिवाइज कर दिया। मतलब इन्होंने इसकी प्राइस इतनी हाई रखी है कि अगर आप प्योर पेट्रोल ही यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगा, तो लोग ऑटोमेटिकली इधर कॉस्टली की वजह से इधर की साइड शिफ्ट करेंगे। मतलब इनके यहाँ ऐसा वाला सिस्टम चलता है। तो इंडिया की पॉलिसीज अगर हम देखें तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, 20% ब्लेंडिंग की इसने बात करी थी बाय 2025। इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाया गया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम शुगर केन, कॉर्न तो अदर सोर्सेज। प्राइस सपोर्ट दिया गया फार्मर को कि आप ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करो। प्रमोशन ऑफ सेकंड जनरेशन इथेनॉल फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यूज। देखिए इथेनॉल जो होता है 2 टाइप का है, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल मतलब आप डायरेक्टली फूड क्रॉप से ग्रो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डायरेक्टली फूड क्रॉप से आप बना रहे हो। वही सेकंड जनरेशन मतलब कि फूड क्रॉप्स के अलावा जो क्रॉप्स है या जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है फूड क्रॉप का, जैसे वीट को काट लेते हैं हम, वीट तो ऊपर का निकल जाता है, मतलब जो भी उसका मटेरियल रहता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रो बच जाती है उससे बनाना, राइस की जो स्ट्रो बच जाती है उससे बनाना, हस्क से बनाना, तो वैसी चीज़ों से बनाना, वो होता है सेकंड जनरेशन। तो हम उसके ऊपर हमने उसको प्रमोट किया है ताकि फूड क्रॉप्स भी वेस्ट ना हो और उसी से ये भी बन जाए। अब इसका और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हमें एक्सपांड करना है इथेनॉल का प्रोडक्शन, एडवांस टेक्नोलॉजीज लाना है, ऐसे इंजन्स बनाना है जो कि इसको एक्सेप्ट कर ले, इसको अच्छे से यूज़ कर पाए। सेकंड जनरेशन इथेनॉल पे वर्क करना है। सप्लाई चेन और ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो कि ऐसे बना सके इसको, मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बना सके। रिसर्च और ज़्यादा लाना है ताकि और फ्यूल इंजन जो है उस तरीके का फ्लेक्सिबल बना सके। और इंटीग्रेट करना है इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट स्ट्रेटेजी के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।